यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फीमेल सुपरवाइजर की क्लास को, जैसे कि आपका सेक्शन नंबर 1 पोषण व स्वास्थ्य है। ठीक है, 55 नंबर में उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें आपका एक टॉपिक है प्रेगनेंसी को लेकर, ठीक है, जिसमें मेंशन किया गया है कि 7 नंबर के प्रश्न जो है आपसे इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो पूरा 7 नंबर के लिए होने वाला है कि कैसे आप 7 नंबर की तैयारी कर सकते हैं। और इस सेशन को ध्यान से देखने के बाद आपको ये गारंटी है कि 7 में से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके पूरे इसी सेशन से पूछे जाएंगे। A to Z सारी ही चीज़ें जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड है वो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। एक बार से वॉइस देख लीजिएगा, क्लियर है। साथ ही बात की जाए कोर्सेज की तो यस, कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है। आपका फीमेल सुपरवाइजर का सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4 का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं उनकी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट उनकी बना दी गई है। और साथ ही सेक्शन 1 के लिए MCQ सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें 1500 MCQs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। उसी के साथ वन लाइनर सीरीज भी है और उसी के साथ शॉर्ट समरीज भी है। जैसे प्रेगनेंसी हो गया तो उसका एक समरी टॉपिक यहाँ पर दे रखा है, अपना ICDS हो गया तो उसकी एक छोटी सी समरी यहाँ पर दे रखी है जो द थ्रू द पॉइंट है, जस्ट एग्जाम से पहले रिविजन करने के लिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पर। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन, परिचय क्या है, प्रेगनेंसी क्या होती है, कैसे शुरू होती है ना। फिर धीरे धीरे हार्मोन हो गए, इसकी स्टेजेस हो गई, इससे संबंधित डिसीज हो गई, इससे संबंधित डिसऑर्डर्स हो गए, है ना, पोस्ट प्रेगनेंसी हो गई, सबके बारे में आज ही अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर शुरू किया जाए गर्भावस्था का परिचय, तो गर्भावस्था वह स्थिति होती है जब गर्भाशय में भ्रूण या फिर गर्भस्थ शिशु का विकास हो रहा होता है, उसे ही हम लोग प्रेगनेंसी बोलते हैं। यस, सेशन इज बाईलिंगुअल, दोनों ही लैंग्वेज में आपको सेशन मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ कैरिंग अ डेवलपिंग एम्ब्रॉय और फेटस विद इन द यूट्रस। ठीक है, मतलब गर्भाशय में भ्रूण या गर्भस्थ शिशु का विकास होना ही प्रेगनेंसी यहाँ पर होता है। कितनी अवधि होती है, 40 सप्ताह या 280 दिन, जो अंतिम माहवारी के पहले दिन से यहाँ पर काउंट किया जाता है। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है दैट इज LMP, है ना, वहां से इसको शुरू किया जाता है और उसको 3 ट्राइमेस्टर यानी कि 3 तिमाहियों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। प्रेगनेंसी की डेफिनेशन आपको पता चल गई। ठीक है, अवधि क्या रहेगी, 40 सप्ताह या दिन वाइज काउंट करोगे तो 280 दिन की रहेगी। टोटल इसके 3 ट्राइमेस्टर यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं, 3 3 महीने के, क्योंकि 9 महीने यहाँ पर, 9 मंथ यहाँ पर हो जाएंगे, राइट। और कहाँ कहाँ से इसको काउंट किया जाता है, जो लास्ट पीरियड रहता है या अंतिम माहवारी का जो पहला दिन रहता है उससे इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी काउंटिंग होती है क्योंकि 9 महीने काउंट करने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो 0 to 12 वीक तक यहाँ पर चलता है, सेकेंड वाला 13 to 26 वीक हो जाएगा। ठीक है, या 3 3 महीने वाइज भी आप देख सकते हैं। और तीसरा वाला 27 से 40 सप्ताह होगा। अच्छा, अपन इसको वीक वाइज क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं उनको भी वीक वाइज ही काउंट यहाँ पर किया जाता है कि चौथे वीक में क्या सिम्टम दिख रहा है। बजाय डे वाइज और मंथ वाइज करने के इसको वीक वाइज डिवाइड किया गया, इसीलिए इसका जो कैलकुलेशन होता है, सारी चीज़ें जो पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं वो सारे वीक वाइज किए जाते हैं। ठीक है, पहली तिमाही 0 to 12 वीक तक हो जाएगी। दूसरी तिमाही, है ना, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर रहेगा वो 13 to 26 रहेगा। तीसरा वाला 27 to 40 वीक यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि माहवारी का बंद होना, है ना, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इस समय पीरियड्स बंद हो जाते हैं। मतली और उल्टी उल्टी का यहाँ पर होना, नोशिया और वॉमिटिंग यहाँ पर होना, मॉर्निंग सिकनेस यहाँ पर हो सकती है ना, सुबह सुबह उठते से ही घबराहट यहाँ पर होना, वॉमिटिंग होना और फैटिक, थकान यहाँ पर रहती है, कुछ बेसिक सिम्टम्स है। और यदि देखें तो जो ब्रेस्ट होते हैं, स्तन में दर्द और सूजन का यहाँ पर होना, भ्रूण में हल्की जो है हलचल महा यहाँ पर महसूस होना। ठीक है, अब कौन कौन सी हलचल किस समय पर महसूस होती है ये चीज़ अपन देख लेते हैं। यहाँ तक तो हो गए आपके सारे सिम्टम्स। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की यदि हम लोग बात करें तो 18 to 20 सप्ताह यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। इसमें हल्का फुल्का जो है यहाँ पर महसूस किया जाता है। दूसरी या अधिक गर्भावस्था जिसको अपन यहाँ पर कहते हैं मल्टी ग्रेविडा, जो 16 सप्ताह से स्टार्ट होती है। यहाँ पर फैटल जो है मूवमेंट जो है पहली बार मदर को फील होता है ना, हल्का हल्का मूवमेंट, क्योंकि अब ये चीज़ें जो है किसी भी पैरामीटर के थ्रू कैलकुलेट नहीं करी जा सकती है, डॉक्टर इस चीज़ को फील नहीं कर सकता है, राइट। तो ये जो माता है, 3 महीने जो शुरुआती होते हैं उसमें केवल माता ही उस चीज़ को फील
कर सकती है। ठीक है, 18 to 20 वीक वाली ये चीज़ हो जाएगी, इसमें हल्के फुल्के यहाँ पर हलचल महसूस होती है। ठीक है, जिसको क्विकनिंग के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। फिर दूसरा वाला जो हो जाएगा दूसरी या अधिक गर्भावस्था, जिसमें फेटल मूवमेंट माता यहाँ पर फील कर सकती है। ठीक है, अब अगर अपन देखें कि और क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पर या संभावित लक्षण जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, गर्भावस्था परीक्षण का सकारात्मक होना। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया वो पॉजिटिव आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि बेसिकली होता क्या है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट यहाँ पर किया जाता है वो उसमें होता क्या है एक्चुअल, है ना। यूरिन टेस्ट यहाँ पर होता है, तो एचसीजी जो हार्मोन है ना, डिटेक्शन इन यूरिन और ब्लड, ब्लड और यूरिन के अंदर जो है एचसीजी हार्मोन को यहाँ पर चेक किया जाता है। अगर ये हार्मोन मिलता है दैट मीन्स टेस्ट आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, दूसरा जो सिम्टम होता है दैट इज चैडविक सिम्टम या चैडविक साइन, इसको यहाँ पर कहा जाता है। ये आप चैडविक साइन देख पा रहे हैं, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा और योनि का नीला रंग यहाँ पर होना। तीसरा जो होता है हैगर का लक्षण होना, जिसमें गर्भाशय के निचले भाग का यहाँ पर काफी सॉफ्ट, काफी नरम हो जाना। ठीक है, एक होता है बैलोटमेंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देखना। गर्भाशय पर दबाव देने पर भ्रूण का वापस उछल कर आ जाना। ठीक है, जैसे उसको प्रेस किया गया वो फिर से कैसा हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। आप इस पे कंप्रेस करेंगे, डॉक्टर इस पर फिंगर से प्रेस करेगा तो ये फिर से वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, है ना। इसको बैलोटमेंट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के ये अलग अलग तरीके होते हैं। गर्भावस्था परीक्षण का, प्रेगनेंसी टेस्ट का पॉजिटिव आना, जिसका मतलब होता है कि गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है वो यहाँ पर ब्लड के अंदर आ चुका है। ठीक है, चैडविक का लक्षण यहाँ पर गर्भावस्था ग्रीवा और योनि का नीला रंग होना। फिर आ जाता है हैगर का लक्षण, जिसमें गर्भाशय के निचले भाग का नरम हो जाना, काफी सॉफ्टनिंग यहाँ पर रहती है। और बैलोटमेंट अभी आपने देखा कि गर्भाशय पर दबाव देने पर जो सर्विकल है वो वापस से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, उछल जाएगा, मतलब थोड़ा सा उसमें आप देख सकते हैं कि काइंड ऑफ स्वेलिंग टाइप आप इसको समझ लो। ठीक है, अब सकारात्मक लक्षण, जैसे कि भ्रूण की धड़कन की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो डॉपलर के द्वारा 10 से 12 सप्ताह में इसको सुनी जा सकती है। मतलब शुरुआती समय में तो महसूस नहीं होगी, है ना, और जो यहाँ पर डॉपलर है उसके द्वारा सुनी भी नहीं जाएगी। 10 से 12वें सप्ताह में जो है भ्रूण की धड़कन को सुना जा सकता है। ये केवल इन्फेंट में ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी आया था कि इन्फेंट की धड़कन सुनने के लिए किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में भ्रूण को देखा जा सकता है। भ्रूण की गतिविधि का चिकित्सा उपकरणों के द्वारा यहाँ पर पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब अगली स्टेज गर्भावस्था के चरण की बात करें। देखो, आप आज सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ लो, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ लगने लग जाएगी कि यार ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को ही जाकर डिलीवरी करनी हो, बट स्टिल आपको A to Z सारी ही चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए, है ना। तो चलो कंटिन्यू करते, उसी मोटिवेशन के साथ कंटिन्यू करो कि नहीं, मान लो हमारे सामने ऐसा केस आता है और एक इमरजेंसी आती है जहाँ पर हमको ही डिलीवरी करवानी पड़े, तो क्या हम रेडी हैं? तो एटलीस्ट उसके लिए कुछ बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। ठीक है, गर्भावस्था के चरण में सबसे पहला आ जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है जो कि गर्भधारण को प्रारंभ करते हैं, जहाँ पर स्पर्म एंड ओवम मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, निषेचित अंडाणु का आरोपण यहाँ पर होगा, इम्प्लांटेशन होगा। यही भ्रूण क्या होगा, वापस से गर्भाशय की दीवार पर जाकर लगेगा। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग टू द यूट्रीन वॉल, यूट्रीन वॉल पर जाकर वो प्रत्यारोपित हो जाएगा। ठीक है, अब वहां से स्टार्ट होगा फेटल का डेवलपमेंट। पहली तिमाही में धीरे धीरे अंगों का निर्माण स्टार्ट होगा। दूसरी तिमाही में भ्रूण की वृद्धि यहाँ पर देखी जाएगी, रैपिड ग्रोथ एंड मूवमेंट यहाँ पर फील किए जाएंगे। और तीसरी तिमाही में जो है भ्रूण यहाँ पर परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर यहाँ पर हो जाएंगे। फेटल के जो ऑर्गन्स है वो पूरे तरीके से परिपक्व हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो चीज़ हो गई तीनों ही ट्राइमेस्टर में कैसे डेवलपमेंट होगा। अब कैसे देखभाल की जाए, एंटीनेटल केयर कैसे की जाए। तो पहली जांच जो होती है उसमें गर्भावस्था की पुष्टि कर ली जाए कि हाँ महिला प्रेग्नेंट है। दूसरे में उसका ब्लड एंड यूरिन टेस्ट यहाँ पर ले लिया जाए। तीसरा अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जो आप लोग बोलते हैं, है ना, फेटल ग्रोथ को यहाँ पर चेक कर लिया जाए। ठीक है, अवधि अनुसार देखभाल यहाँ पर की जाए, वजन और रक्तचाप की निगरानी करना, भ्रूण की हृदय गति की जांच यहाँ पर करना डॉपलर के थ्रू, और रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को चेक करते रहना। ठीक है, ये कुछ चेकअप, रूटीन चेकअप चलेंगे जब भी आप चेकअप करवाने आएंगे, ये सारे चेकअप आपके कंटिन्यू रहेंगे। फिर वैक्सीनेशन, टिटनेस टॉक्साइड जो है मस्ट है, कंपलसरी है, ये तो लगवाना ही। कोविड 19 अगर सजेस्ट किया जाता है तो लगवाना है। ठीक है, अभी शुरू किया नहीं गया है वैसे इसको। ये क्वेश्चन आपका 25 मार्च का शिफ्ट 1 में ही है कि गर्भवती महिला को कौन सा टीका लगाने की सलाह दी जाती है, तो टिटनेस टॉक्साइड का टीका लगाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, और ये मैंडेटरी रहता है, ये लगवाना ही होता है। पोषण की बात करें तो आवश्यक पोषक तत्व क्या क्या चाहिए होते हैं प्रेगनेंसी के समय में। आयरन, फॉलिक एसिड, इसका सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना पड़ता है, कैल्शियम, विटामिन डी और ओमेगा 3 युक्त फैटी एसिड यहाँ पर लेने की सलाह दी जाती है।
ठीक है। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। एक प्रीक्लैम्सिया हो सकता है, इसका भी क्वेश्चन आपको 25 की सेकंड शिफ्ट में मिल जाएगा, है ना। इतनी बार क्वेश्चन कर लिए हैं हम लोगों ने, इतनी प्रैक्टिस कर ली कि अब तो याद भी हो गया कि कौन से शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और अब तक तो ऐसा हो जाना चाहिए कि बस आप पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मतलब ये अब रिविजन टाइम आ चुका है। ठीक है। देखो, प्रिक्लेम्सिया का मतलब क्या होता है? रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया का बढ़ना। ठीक है, प्रोटीन में यूरिया का बढ़ जाना। ठीक है। समय पूर्व प्रसव का मतलब क्या होता है? गर्भावस्था के टोटल 40 होते हैं, लेकिन 37वें सप्ताह से पहले ही अगर प्रसव हो रहा है तो फिर वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है। प्लेजेंटा प्रेविया, प्लेजेंटा का गर्भाशय का निचली दीवार पर जुड़ना, है ना। अब ये भी एक बहुत बड़ी और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आप बोल सकते हो प्रेग्नेंट वुमन के अंदर। प्लेजेंट का जो गर्भाशय की निचली दीवार अगर जाकर जुड़ जाती है, प्लेजेंटा कवरिंग द सर्विक्स, सर्विक्स को प्लेजेंटा क्या करती है? पूरे तरीके से कवर कर लेती है, तो फिर उस केस में बच्चा बाहर नहीं आ सकता है। फिर उस केस में सी सेक्शन यानी कि कट करके जो है, सिजेरियन करके ही बच्चे को बाहर लाया जाता है। अब प्रसव के क्या क्या संकेत हो सकते हैं? तो गर्भाशय का संकुचित यहाँ पर होना, यूट्रिन का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हो जाना, पानी की थैली का फट जाना। ठीक है, और सर्विक्स में फैलाव हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, संकेत होते हैं प्रसव के, लेबर के। ठीक है। चलिए, अब जन्म के बाद की देखभाल कैसे यहाँ पर की जानी चाहिए? तो प्रसवोत्तर रक्तस्राव की निगरानी यहाँ पर करी जाए, है ना। पोस्टपार्टम हेमरेज यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है। माँ और नवजात शिशु के लिए उचित पोषण व्यवस्था की जाए और शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पर करवाई जाए। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको इनिशिएट किया जाए। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हो गई। अब कुछ यहाँ पर ना बायोलॉजी की टर्म्स होती है जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे ब्लास्टोसिस्ट आपने पूछा गया है। प्लेजेंटा क्या होता है? अम्बिकल कोड यहाँ पर क्या होता है? और अम्बिकल कोड में कौन सा सीरम पाया जाता है? उसमें जो बच्चे तक जो पोषण की चीज़ें पहुंच रही है, उसके अंदर ऐसा क्या है अम्बिकल कोड के अंदर जिससे पोषण पहुंच रहा है? क्या वो एक नली होती है जो नली है क्या? नहीं, नली के अंदर भी कुछ चीज़ें होगी जिसके थ्रू उसको ऑक्सीजन और सारी चीज़ें पहुंच रही होगी, राइट। तो वो चीज़ें आज अपन को पूरी डिस्कस करनी है ना, क्योंकि ऊपर ऊपर का नॉलेज अब काम नहीं करेगा, नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी कम है और जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को अच्छे से और डिटेल में पढ़ के जाना है। गॉट इट? चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस को। ब्लास्टोसिस्ट भ्रूण विकास का प्रारंभिक चरण होता है जो निषेचन के लगभग 5 से 6 दिन बाद यहाँ पर बनता है। जैसे कि पहले फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, स्पर्म ओवरी के अंदर जाएगा, है ना, एक फर्टिलाइज यहाँ पर होगा, जाइगोट होगा। ठीक है, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रॉय जहाँ पर 4 सेल स्टेज बनेगी, फिर मोरूला 4 से 8 में कन्वर्ट होगा और 8 से ये क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर बनेगा और इससे एम्ब्रॉय भ्रूण का विकास होगा। ठीक है, ये इनसफिशिएंट है, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको भी अब मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ। देखो, स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहली जो स्टेप होती है उसको ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है। कौन सी बोला जाता है? ट्रोफोब्लास्ट। बाहरी परत जो प्लेजेंटा के विकास में मदद करती है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, प्लेजेंटा के विकास में मदद कौन करता है? तो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो प्लेजेंटा के विकास में मदद करता है, प्लेजेंटा को डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या करता है? बेसिकली ये एम्ब्रॉय को डेवलप करता है, ये भ्रूण का निर्माण करता है। प्लेजेंटा किससे बन जाएगी? ट्रोफोब्लास्ट से बन जाएगी। भ्रूण किससे बनेगा? इनर सेल मास से बनेगा। ब्लास्टोसिल की प्रोसेस क्या होती है? ये जो आप देख पा रहे हैं, तरल पदार्थ से भरी हुई गुहा को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस यहाँ पर कहा जाता है। जैसे कि अभी अपन देख रहे थे शुरुआती डे 1 की यदि हम लोग बात करें, तो एक क्या होगा यहाँ पर? फर्टिलाइज होगा। ठीक है, डे 1 से अगर अपन काउंट करें तो एक यहाँ पर फर्टिलाइज हो चुका है। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट होगा? फर्स्ट जो क्लेवेज है उसके अंदर कन्वर्ट होगा, है ना। फर्स्ट सेल से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। डे 4 तक ये 4 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये 8 सेल स्टेज के अंदर यानी कि मोरूला के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 8 सेल मोरूला धीरे धीरे आगे जाएगी, है ना, और इस तरीके से क्या हो जाएगी? पूरे कवर हो जाएगी, कॉम्पैक्ट यहाँ पर हो जाएगी। अभी ये खुली हुई है, अभी ये कैसी हो जाएगी? कॉम्पैक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 8 सेल मोरूला जो कि 4 दिन की प्रोसेस होती है, 8 सेल मोरूला से फिर स्टार्ट हो जाता है अर्ली ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस, जो कि कौन से दिन में घटित होगी? 5वें दिन में। 6 से 7वें दिन में, छठे या 7वें दिन में लेटर स्टेज ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस जो है कंप्लीट होगी और डे 8 to 9 में इम्प्लांटेशन हो जाएगा किसका? ब्लास्टोसिस्ट का, है ना। ये अपन बोल रहे हैं ना, गर्भाशय की दीवारों पर जाकर उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, प्रत्यारोपित हो जाता है। तो यूजुअली जो है इसको 8 दिन यहाँ पर लगते हैं गर्भाशय की दीवार तक आने में। ठीक है, डे 1 से हमने स्टार्ट किया, एक फर्टिलाइज हुआ है, फर्स्ट क्लेवेज हुआ है, देन फिर हम लोग बोले 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल स्टेज, 4 सेल से 8 सेल स्टेज, दैट
इज अनकॉम्पैक्टेड मोरूला, और फिर अगले दिन जो है 8 सेल कॉम्पैक्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अर्ली ब्लास्टोसिस की प्रोसेस, फिर लेटर ब्लास्टोसिस की प्रोसेस, देन एट द लास्ट 8वें दिन क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन यहाँ पर हो जाएगा। और अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर होगी, ट्रोफोब्लास्ट की स्ट्रक्चर होगी, इनर सेल मास होगा, और ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस होती है। ठीक है, क्लियर है। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब समझ में आ गया। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है गर्भाशय की दीवार यानी कि यूट्रिन सेल से चिपका रहता है, जिससे आरोपण इम्प्लांटेशन यहाँ पर कहा जाता है, जो अभी अपन ने जस्ट देखा कि यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, इम्प्लांटेशन होना। ओके, चलो अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। प्लेजेंटा क्या होती है, अपरा इसको हिंदी में कहा जाता है, प्लेजेंटा ही याद रखना ताकि डिंब वाहिनी और ऐसे वर्ड्स में आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, प्लेजेंटा एक ऐसा अंग होता है जो गर्भावस्था के दौरान माँ और भ्रूण के बीच में पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। इसको क्या कहा जाएगा, प्लेजेंटा कहा जाएगा, जो कि आपको अभी रेड कलर में दिख रहा है। स्ट्रक्चर क्या होता है, माँ के भाग से कैसे जुड़ा हुआ रहता है, गर्भाशय की दीवार से ये जुड़ा हुआ रहेगा। भ्रूण के भाग से कैसे रहता है, उम्बिकल कॉर्ड जो होती है उससे ये भ्रूण से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, फेटल से कैसे जुड़ा हुआ रहेगा, उम्बिकल कॉर्ड के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहेगा। कार्य क्या करता है, किसके बारे में पूछ रहे हो, प्लेजेंटा के बारे में पूछ रहे हो। प्लेजेंटा क्या क्या कार्य करता है, भ्रूण को पोषक तत्व पहुंचाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, अपशिष्ट का निष्कासन करता है और हार्मोन का उत्पादन करता है ना। गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए जो है इसका प्लेजेंटा का होना जरूरी है। ठीक है, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और साथ ही एचसीजी हार्मोन, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का ये उत्पादन करता है। इसी तरह से तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है, राइट। तो क्या हो गया, हार्मोन का उत्पादन करता है, तो गर्भावस्था बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी हार्मोन, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का ये उत्पादन करता है। इन शॉर्ट आप इसको एचसीजी कह सकते हो। ठीक है, तो दो प्रकार के हार्मोन हो गए, है ना, प्रोजेस्टेरोन हो गया और एचसीजी का ये उत्पादन करता है। बाकी और भी हार्मोन होते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरा आ जाता है अपना अम्बिकल कोर्ड क्या होता है, प्लेजेंटा समझ में आ गया। अगला आ गया अपना अम्बिकल कोर्ड क्या होता है। तो अम्बिकल कोर्ड बेसिकली एक प्रकार का ट्यूब, एक प्रकार की नलिका होती है, गर्भनाल, भ्रूण और प्लेजेंटा को जोड़ने वाली एक प्रकार की नली नुमा संरचना है। उम्बिकल कोर्ड इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जो कि कनेक्ट होती है फेटस को, किससे जोड़ती है, प्लेजेंटा से यहाँ पर जोड़ती है। ठीक है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसको माता से अलग करने के लिए इसको काट दिया जाता है और इस पर क्लिप लगा दिया जाता है, धीरे धीरे ये सूख जाती है और इस तरीके से एक नाभि का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाकी सब तो ठीक है, बट इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है कि बेसिकली उस नली के अंदर क्या वो खाली नली है क्या, जैसे अपन पानी वाली नली आप देखते हो जिसमें सिर्फ पानी इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, तो केवल यह यही चीज़ करता है क्या, नहीं, प्रॉपर स्ट्रक्चर है इसका, इसमें वेन्स है, इसमें आर्टरीज है, इसमें सारी चीज़ें हैं। देखो इसमें क्या होती है, दो धमनियाँ, दो आर्टरीज यहाँ पर पाई जाती है, जो कि क्या करती है, भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ जो है कहाँ तक लेकर जाएगी, ये भ्रूण हो गया, है ना, भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ को कहाँ पर डिलीवर करेगी, प्लेजेंटा तक डिलीवर करेगी। ठीक है, कैरी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फेटस टू द प्लेजेंटा। ठीक है, भ्रूण का जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो प्लेजेंटा को ले जाकर देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक शिरा भी होती है, अब ध्यान रखना 2+1 का कॉम्बो होता है। 2 वेन्स यहाँ पर, 2 आर्टरीज यहाँ पर होती है, 2 धमनियाँ यहाँ पर होती है और एक वेन, एक शिरा यहाँ पर होती है। अब देखो शिरा का काम क्या होगा, शिरा का काम होगा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाना। इन दोनों ने मिलकर क्या करा, अपने काम डिवाइड कर लिया। आर्टरी ने क्या बोला है कि मैं भ्रूण से जो अपशिष्ट पदार्थ आएगा ना मैं उसको लेकर चली जाऊंगी, और शिरा को बोला है कि शिरा तुम ऐसा करना कि उधर से जो ऑक्सीजन आएगी ना और जो पोषक तत्व आएंगे ना तुम उसको लेकर आना मेरे लिए, और वो जो है धमनी उधर से अपशिष्ट को डिलीवर कर देगी। तो ये दोनों मिलकर जो है रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, फिर आता है एक वॉर्टन जेली करके। वॉर्टन जेली करती क्या है, गर्भनाल को बाहरी चोटों से बचाने के लिए उसके अंदर एक जिलेटिन की परत पाई जाती है। ठीक है, बेसिकली इसमें अगर हम लोग बात करें अम्बिकल कोर्ड के अंदर एक जेली पाई जाती है, एक पाइप आप समझ लो मल्टी लेयर वाला, इसमें ये पाई जाती है ना, 2 से 3 लेयर इसके अंदर होती है। ठीक है, इसमें अभी अपन इसको भी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वार्टन जेली करती क्या है, गर्भनाल को भारी चोटों से बचाने के लिए जिलेटिन युक्त परत इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, कार्य क्या करती है, किसके बारे में बोल रहे हो, उम्बिकल कोर्ड के बारे में बोल रहे हो, भ्रूण को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाना।
ठीक है, ये शीरा कर लेगी। अपशिष्ट पदार्थ प्लेजेंटा तक लेकर जाना, ये हमारी आर्टरीज धमनी कर लेगी। भ्रूण के जीवन रेखा के रूप में ये कोर्ड काम करती है। ठीक है, देखो ये अपन बोल रहे थे ना कि इसको अपन डिटेल में समझेंगे, तो ये पूरा अम्बिकल कोर्ड है। अपन ने बोला दो आर्टरीज होती है, तो ये आर्टरीज अपन वो जो पाइप अपन बोल रहे हैं ना उसके बीच की बात कर रहे हैं। ये वाटरन जेलीज के अंदर इस तरीके से भरी हुई रहती है ताकि किसी को भी नुकसान नहीं हो। और एक वेन, एक शीरा यहाँ पर पाई जाती है जो कि ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पर ले लेते हैं, देन अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके आगे और भी चीज़ें इतना सफिशिएंट नहीं है अभी, तो एमसीक्यूज भी हमें यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये अर्ली स्टेज होती है एम्ब्रॉय डेवलपमेंट की, जो यूजुअली 5 से 6 दिन की प्रोसेस यहाँ पर होती है। 8वें दिन जो होता है, जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि गर्भाशय की दीवारों पर जाकर जो है ये आरोपित हो जाता है। ठीक है, और प्लेजेंटा की बात करें, ऑर्गन कनेक्शन मदर एंड फेटस फॉर एक्सचेंज। प्लेजेंटा बेसिकली करता है क्या है, माता और बच्चे के बीच में एक्सचेंज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कनेक्शन बनाता है। अम्बिकल कोर्ड क्या होती है? एक प्रकार की ट्यूब होती है जो फेटस को प्लेजेंटा से कनेक्ट करती है। ठीक है, और ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिल की प्रोसेस होती है। प्लेजेंटा जो है मैटरनल एंड फेटल दोनों का पार्ट यहाँ पर हो जाएगा। अम्बिकल कोर्ड में 2 आर्टरीज, 1 वेन और वॉटसन जेली पाई जाएगी। फंक्शन, ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है? एम्ब्रो इम्प्लांटेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एम्ब्रॉय का इम्प्लांटेशन करना, उसका प्रत्यारोपण करना और अलग अलग प्रकार के जो डेवलपमेंट होते हैं, मोरूला वगैरह, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लाजेंटा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड वेस्ट का एक्सचेंज करता है। अम्बिकल को ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड वेस्ट यहाँ पर करता है। ठीक है, जो अभी अपन ने चीज़ें पढ़ी, न्यूट्रिशन और वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन अम्बिकल के थ्रू किया जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा, स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी की अगर अपन बात करें तो किस समय कौन कौन सी प्रोसेस होती है वो अपन इन शॉर्ट समझ लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूं, है ना, शुरू के जो 3 महीने यहाँ पर होते हैं उसकी बात करें, तो इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा और ऑर्गन भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। यूजुअली बेसिक सिम्टम जो है मॉर्निंग सिकनेस होना, फैटिक होना और ब्रेस्ट जो है थोड़ा पेन उसके अंदर यहाँ पर रहेगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें, भ्रूण का तेजी से विकास, भ्रूण की गतिविधियां महसूस करना, प्लेजेंटा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है क्योंकि अब पोषक तत्व चाहिएंगे। सामान्य लक्षण, वजन बढ़ना और ऊर्जा का स्तर यहाँ पर बढ़ जाना, मतलब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। थर्ड ट्राइमेस्टर में यदि आप देखेंगे तो भ्रूण का अंग पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएगा, मतलब लास्ट के जो 3 महीने रहेंगे। भ्रूण का सिर जो है नीचे की ओर आ जाता है, क्योंकि बाहर निकालोगे तो सर सबसे पहले बाहर निकलता है। प्रसव के संकेत प्रकट होने लग जाते हैं, पेट का भारीपन और लेबर पेन यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से हार्मोन डेवलप होते हैं जो यूजुअली नॉर्मल व्यक्ति में नहीं होंगे? ठीक है, एचसीजी, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन गर्भावस्था की पुष्टि का प्रमुख हार्मोन होता है, प्लेजेंटा के द्वारा ही इसको रिलीज किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय को गर्भाशय के लिए तैयार करता है, गर्भाशय की दीवारों को मोटा और मजबूत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है और स्तनपान के लिए दूध ग्रंथियों को डेवलप करता है। रिलैक्सिन हार्मोन की बात करें, गर्भाशय, ग्रीवा और पेल्विक मांसपेशियों को ये ढीला करता है ताकि इजीली यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हो पाए, नॉर्मल प्रसव यहाँ पर हो पाए। ठीक है, अगला देखिएगा क्या क्या पोषण की आवश्यकताएं पड़ती है। तो पोषण में अपन ने देखा ये प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए, आयरन यहाँ पर लेना चाहिए ताकि एनीमिया से ग्रसित नहीं हो। भ्रूण और प्लेजेंटा की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, आयरन एनीमिया से बचाने के लिए, कैल्शियम हड्डियों और दांतों के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। फॉलिक एसिड युक्त भोजन यहाँ पर लेना चाहिए, नहीं तो तंत्रिका संबंधी विकार जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये इस प्रकार के जो है भोजन का सेवन करना चाहिए। अब एंटीनेटल केयर की मैं बात करूं तो पहली यात्रा जो है, मतलब पहली बार जब आप विजिट करेंगे डॉक्टर के पास, तो गर्भावस्था की पुष्टि कर ले। ठीक है, एलएमपी के आधार पर अनुमानित प्रसव तिथि आप यहाँ पर ले ले, जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड था, है ना, लास्ट जो डेट यहाँ पर माहवारी की थी उसके हिसाब से आप एक्सपेक्टेड डेट ले सकते हो कि आपका डिलीवरी का मंथ यहाँ पर कौन सा होगा। है ना, जब भी आप जाएं तो रूटीन चेकअप अपने करवाएं, जिसमें यूरिन टेस्ट हो गया, भ्रूण की धड़कन की जांच, वजन, रक्तचाप और हीमोग्लोबिन की जांच हो गई। है ना, गर्भावस्था में टीकाकरण अपन को करवाना ही होगा।
बेसिक सिम्टम्स आप देख सकते हैं, नोशिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, हार्ट बर्न होना, सीने में थोड़ी जलन यहाँ पर हो सकती है, इसीलिए मसालेदार भोजन नहीं करना है, बैक पेन होना और कॉन्स्टिपेशन की समस्या पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकती है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकते हैं, एक प्रिक्लेम्सिया यहाँ पर हो सकता है जिसमें जो रक्तचाप है वो थोड़ा बढ़ा हुआ आता है ना, यूरिया में जो है प्रोटीन आने लग जाता है ना, अपन बोलते हैं ना कि यूरिनेशन के साथ साथ प्रोटीन भी रिलीज होने लग जाता है। ठीक है, उसका करना क्या है, आपको बीपी को कंट्रोल करना है। गर्भकालीन मधुमेह, बहुत सारे लोगों को अपने प्रेगनेंसी के समय पर डायबिटीज हो जाता है, ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है। प्लेजेंटा प्रेविया है ना, प्लेजेंटा का गर्भाशय की निचली दीवार से जुड़ जाना, तो फिर सी सेक्शन के थ्रू बच्चे को बाहर लाया जाता है। समय पूर्व प्रसव, अगर समय से पहले प्रसव यहाँ पर हो रहा है तो टोकोलिटिक्स दवाई यहाँ पर होती है जो प्रसव को क्या करती है, डिले करती है, उसका सेवन यहाँ पर करना होता है। ठीक है, प्रसव के क्या क्या संकेत होंगे, गर्भाशय का संकुचित होना, पानी की थैली का फटना और सर्विक्स का फैलना, ये इसके लेबर के सिम्टम्स हैं, साइन अपन कह सकते हैं। प्रसव के बाद में माँ का देखभाल करना और शिशु का देखभाल करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्म्स है उसके बारे में देख लेते हैं, देन अपन क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहली होती है, 1 सेकेंड, सबसे पहली कौन सी स्टेज होती है, फर्टिलाइजेशन की स्टेज होती है, जहां पर अंडाणु और शुक्राणु जो है वो मिलते हैं। ठीक है, आरोपण, भ्रूण जो है उसका गर्भाशय की दीवार में चिपकना आरोपण कहलाता है। तीसरा होता है एमनियोटिक द्रव होना, भ्रूण के चारों की तरफ की जो तरल परत यहाँ पर बन जाती है, जो अपन बोलते हैं कि थैली फटती है ना, उससे लिक्विड आता है, दैट मीन समझ लो कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया, जो है बेबी आने वाला है, डिलीवरी होने वाली है। ठीक है, दैट इज एमनियोटिक द्रव। और अगला होता है ईडीडी, जिसको बोला जाता है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, अनुमानित प्रसव तिथि। मेन मेन यही कुछ 4 वर्ड है जो बार बार यूज होते हैं। ठीक है, गर्भावस्था के लिए पूरक आहार हमने देख ही लिया है। ठीक है, फॉलिक एसिड युक्त भोजन करना है, बाकी स्रोत आपको पता ही है। और खुराक जो ली जाती है फॉलिक एसिड की 400 टू 800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, और आयरन की बात करें तो 27 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन यहाँ पर सेवन करना होता है आयरन का। ठीक है, पूरक में आप आयरन के सप्लीमेंट्स यहाँ पर दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। कैल्शियम 1000 से 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है गर्भवती महिला को। विटामिन डी 600 आयु प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर जरूरत पड़ती है, किसकी, विटामिन डी की, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में मदद करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए कौन से विटामिन की जरूरत पड़ती है, तो विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। हड्डियों को मजबूती, दांतों की मजबूती के लिए भी जरूरी है। पूरक में या मतलब सप्लीमेंट में विटामिन डी के कैप्सूल्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है भ्रूण के मस्तिष्क और आंखों के विकास में मदद करता है, 200 टू 300 मिलीग्राम जो है यहाँ पर लिया जा सकता है। और इसके सप्लीमेंट में ओमेगा 3 के कैप्सूल्स यहाँ पर सजेस्ट किए जाते हैं। मल्टीविटामिन में ए, सी, ई और की आपूर्ति करने के लिए विभिन्न पोषक तत्व जो है इसकी आपूर्ति यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी डोज डॉक्टर ने निर्धारित की है, टैबलेट वगैरह दी है मल्टीविटामिन में, आप उसका सेवन कर सकते हैं। जिंक की बात करेंगे तो कोशिका वृद्धि और प्रतिरक्षा प्रणाली को ये मजबूत करता है, 11 से 12 मिलीग्राम प्रतिदिन आप यहाँ पर ले सकते हैं। और सप्लीमेंट में अगर शरीर में कमी है तो डॉक्टर आपको जिंक का जो टैबलेट है वो यहाँ पर सजेस्ट कर देंगे। ठीक है, आयोडीन की मात्रा करेंगे तो भ्रूण के थायराइड हार्मोन के उत्पादन और मस्तिष्क के विकास के लिए आयोडीन लगेगा, 220 माइक्रोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आयोडीन का सेवन करना है। और अगर आयोडीन की कमी है तो यहाँ पर आयोडीन का सप्लीमेंट लिया जा सकता है, उसकी गोली वगैरह ली जा सकती है। ठीक है, मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के सही कार्य के लिए ज़रूरी है ना, क्रैम्प्स को रोकने में मदद करता है कौन, शरीर में मैग्नीशियम का होना। मैग्नीशियम के सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज में केले, किसी के सीड और बादाम आप यहाँ पर खा सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन की बात करेंगे, भ्रूण और प्लेजेंटा के विकास के लिए ज़रूरी है 60 टू 75 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से लेना है। सप्लीमेंट में प्रोटीन पाउडर यहाँ पर लिया जा सकता है, अंडे, दूध, दालों का सेवन किया जा सकता है। ठीक है, फाइबर की बात करें, कब्ज से बचाव करता है, प्राकृतिक स्रोत के थ्रू आप फाइबर यहाँ पर ले सकते हो। तरल पदार्थ में और जल संतुलन मेंटेन करना, खुद को हाइड्रेट रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। नारियल पानी, जूस जैसे विकल्प को आप चालू रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बेसिक हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। गर्भनाल बेसिकली होती क्या है, अम्बिकल कोर्ड में क्या होता है, अपन ने देखा ही था अम्बिकल कोर्ड जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसमें 2 धमनी प्लस एक शिरा हो जाएगी, 2 आर्टरीज 1 वेन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 2 आर्टरीज, ये जो बेसिकली आर्टरीज है ये अपशिष्ट के लिए हो जाएगी, और जो मेन अपनी शिरा है ना, वेन है, वो क्या करेगी, ऑक्सीजन का और पोषक तत्वों का परिवहन करेगी, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 आर्टरीज 1 वेन।
अब गर्भनाल जो है अम्बिकल कोर्ड जो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, भ्रूण तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाना, भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर ले जाना, ए और बी दोनों, प्लेजेंटा को गर्भाशय से जोड़ना। तो बेसिकली भ्रूण तक अपशिष्ट ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाना और वहां से भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर लेकर जाना, ये अम्बिकल कोर्ड करती है। उसमें वेन और आर्टरीज आ जाएगी। ठीक है, तो सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। प्लेजेंटा किस संरचना से विकसित होता है, तो प्लेजेंटा का जो सबसे पहला स्टेज होता है वो ट्रोपोब्लास्ट यहाँ पर होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा कि यहीं से जो है प्लेजेंटा की शुरुआत होती है। प्लेजेंटा द्वारा कौन सा हार्मोन निर्मित किया जाता है, एचसीजी हार्मोन यहाँ पर निर्मित किया जाता है, जिसका नाम है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, है ना। अगला देखिएगा, वॉर्टन जेली बेसिकली होती क्या है, गर्भनाल के चारों ओर एक सुरक्षा परत, प्लेजेंटा में मौजूद पोषक तत्व, एमनियोटिक थैली के अंदर का तरल पदार्थ, या फिर गर्भाशय की एक परत। तो गर्भनाल के चारों ओर सुरक्षा की एक परत यहाँ पर बनाई जाती है। दैट मीन्स उम्बिकल कोर्ड जो होती है उसके चारों तरफ एक लेयर बनती है ताकि इसको नुकसान नहीं हो, क्योंकि अगर इसको नुकसान हुआ है तो सीधा नुकसान किसको हो रहा है, बच्चे को हो रहा है। ठीक है, चलिए, प्लेजेंटा का कार्य क्या होता है, एक अंतःस्रावी अंग है, एंडोक्राइन अंग आप इसको बोल सकते हो, श्वसन अंग है, पोषक तत्वों का आदान प्रदान करता है। तो यस, प्लेजेंटा जो है ये सारे ही कार्य यहाँ पर करती है। गर्भावस्था के किस सप्ताह में प्लेजेंटा पूरे तरीके से विकसित हो जाता है, तो 12 वीक में ये पूरे तरीके से यहाँ पर विकसित हो जाता है। 90 डेज ऑन एन एवरेज आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं। तो मैंने वही स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें जो भी एमसीक्यूज जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी कैलकुलेशन की जाती है वो वीक वाइज यहाँ पर करी जाती है। तो 12 वीक में प्लेजेंटा पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, गर्भनाल में कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर जाती है। ऑक्सीजन ले जाने के लिए हमारे पास कौन है, वेन है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के लिए। और अपशिष्ट के लिए कौन हो जाएगी, आर्टरीज हो जाएगी। कितनी वेन होती है, एक वेन होती है। कितनी आर्टरीज होती है, 2 आर्टरीज यहाँ पर होती है। ठीक है, अगला देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान प्लेजेंटा जो होता है उसका रोल क्या होता है, भ्रूण को पोषक तत्व और ऑक्सीजन देना, भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, गर्भाशय गर्भावस्था हार्मोन का उत्पादन करना, या फिर ये सभी। तो यस, प्रेगनेंसी के अंदर अगर हम लोग बात करें प्लेजेंटा ये सारे ही कार्य करेगी। ठीक है, नली तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कर रही है, बट मेन जो रोल है वो किसका रहेगा, प्लेजेंटा का रहेगा। देखो, अम्बिकल कोड अटैच टू द फेटस टू द, अम्बिकल कोड जो होती है फेटस भ्रूण से किसको कनेक्ट करेगी, प्लेजेंटा को यहाँ पर कनेक्ट करेगी। बेसिकली ये नली है जो इन दोनों को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए और कुछ जो प्रैक्टिस के लिए थे वो भी हमने यहाँ पर देख लिए। बाकी एक सेशन और इसका आएगा जिसमें और प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा सेशन आप इसकी गारंटी ले लो, अगर आपने सारी चीज़ें ध्यान से सुनी है तो 7 नंबर का ये है, 5 नंबर आप इसी सेशन से कवर कर लोगे। सारी की सारी चीज़ें, हार्मोन वार्मोन सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली। एक सेशन और हम लोग इस पर कंप्लीट करेंगे जिसमें और प्रेगनेंसी के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, यही सारे टॉपिक से बार बार कि कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लो, कितना प्रोटीन लो, कौन कौन से सप्लीमेंट लो, कौन कौन सी मेडिसिन लो, बस यही क्वेश्चन बार बार जो है इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि और रिलेटेड जो अपडेट है एग्जाम रिलेटेड या शॉर्ट नोट्स हो गए वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा सके। ठीक है, कोर्स अवेलेबल है, कोर्स की भी आप जानकारी इस नंबर के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।